नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। कांडी थाना के समीप पंजाब नेशनल बैंक में अपराधियों ने गार्ड को गोली मारकर किया घायल, लूट नाकाम रही। मैट्रिक की परीक्षा के दौरान दर्जनों छात्रा बेहोश हो गई थी। जांच में सामने आई पानी पीने से नहीं, खाना खाने से बेहोश हो गई थी। और मिठनपुरा थाने की पुलिस ने सैकड़ों बाइक चोरी करने वाले शातिर को धर दबोचा। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कांडी थाना के समीप पंजाब नेशनल बैंक में लूट के इरादे से आए अपराधियों ने गार्ड को गोली मारकर घायल कर दिया, लूट नाकाम रही। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े बैंक लूटने के लिए 5 की संख्या में बैंक पहुंच जाते हैं। जहां बैंक लूट नहीं हो पाती है तो एक गार्ड को गोली मारकर उसका राइफल छीनकर फरार हो जाता है। पूरे मामले को लेकर पुलिस तत्परता से मौके पर पहुंची और एक एक चीज की जांच की जा रही है। पूरा मामला को बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के काटी थाना क्षेत्र में एक पंजाब नेशनल बैंक है, जहां 5 की संख्या में मास्क लगाए अपराधी लूट की योजना बनाते हुए अंदर प्रवेश करती है। लेकिन गार्ड के द्वारा जब उसे मास्क उतारने की कहा जाता है तो जिसका विरोध करते हुए गार्ड पर फायरिंग करते हैं और उसका हथियार छीनने की कोशिश में उसका हथियार छीनकर फरार हो जाते हैं। वहीं घायल जो गार्ड है उसका इलाज के लिए SKMCH भेज दिया गया है। पूरे मामले को लेकर जिले के जो तमाम अधिकारी है वो मौके पर पहुंचकर लगातार जो घटना से जुड़ी एक एक बिंदु पर जांच कर रही है। वहीं फिंगरप्रिंट की भी बात जो है उसको भी जांच की जा रही है। वहीं CCTV फुटेज के माध्यम से अज्ञात अपराधी की पहचान में पुलिस जुटी है। मौके पर सिटी SP अवधेश दीक्षित, ASP और बेस्ट DSP भी पहुंचे हुए और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया है, आप पहले वो सुनिए। कांटी चौक के पास कांटी थाना अंतर्गत PNB बैंक में 5 के आसपास में लोग अज्ञात अपराधी जो सभी लोग मास्क लगाए हुए थे, बैंक में घुस करके उन्होंने बैंक रॉबरी का अटेम्प्ट किया। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो होमगार्ड के सिपाही हैं उनकी डेयर एक्ट की वजह से वो लूट नहीं कर पाए, लेकिन उनके हाथ में जो राइफल थी उसको लेकर के चले गए। गोली भी लगी है किसी गार्ड को? हाँ, गार्ड को बचाने के क्रम में ही पैर में गोली लगी है। गार्ड एक गोली लगी अभी, गार्ड अभी 5 के आसपास से। बाकी हम लोग अभी CCTV निकाल रहे हैं तो उससे और क्लियर हो पाएगा कि टोटल कितने अपराधी थे। अभी प्राइमा फेसी 5 अपराधी हम लोग देख पाए कि 5 अपराधी आए थे। मैट्रिक परीक्षा के छात्रा मामले में जांच सामने आई। पानी पीने से नहीं, खाना खाने से हुई थी छात्रा बेहोश। मैट्रिक परीक्षा के आखिरी दिन का पेपर देने के बाद निकल रही 2 दर्जन छात्रा बीमार होने मामले में परीक्षा के दिन MSKB कॉलेज केंद्र पर बेहोश हुई दर्जन भर छात्राओं की स्थिति अब ठीक है और SKMCH में इलाजरत 11 छात्राओं की तबीयत अधिक बिगड़ने पर कल उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया था, जिसमें कि 2 छात्राएं चमन तारा और नासरीन प्रवीण की स्थिति नाजुक बनी हुई है और वहीं बाकी बच्चियों की सुधरती हालत के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। चिकित्सकों ने दिन भर भर्ती छात्राओं का अलग अलग टेस्ट करवाया, जिसमें कि अब जल्द ही सभी को किया जाएगा डिस्चार्ज। कल ही जिला प्रशासन की टीम ने मामले में परीक्षा केंद्र में पानी की जांच करवाई थी, जिसमें कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि प्रथम मामला दूषित पानी पीने से बीमार होने का लग रहा था, पर PHC विभाग से जब पानी की जांच करवाई गई तो पानी दूषित नहीं पाया गया। अब मामला दूषित खाने का लग रहा है तो इसके लिए फूड पॉइजनिंग टेस्ट होंगे और सभी का पॉइजनिंग टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट कर भेजा गया है। इस रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के पीछे मूल कारण क्या था। तो अब तो डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है। अभी भी कुछ बच्चे नहीं, उसमें जो मैडम है सुपरिटेंडेंट, अभी भी उन्होंने बताया है कोई ऐसी स्थिति नहीं है। और आप लोग जानेंगे कि उस दिन चाहे स्वास्थ्य विभाग की टीम हो या जिला प्रशासन के पदाधिकारी हों, सब लोग एकदम ससमय पहुंच गए, देर रात्रि तक वहां बने रहे। MOIC पूरी अपनी टीम के साथ स्वयं उपस्थित थे और जिनको रेफ़र करने की ज़रूरत हुई तो वो बच्चे रेफ़र होकर के आए हुए हैं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। स्थिति कोई ऐसी नहीं है कि चिंताजनक हो। आज से डिस्चार्ज भी होना भी शुरू हो जाएगा। अब वो जांच से पता चल पाएगा कि क्या हुआ है। जैसा पता चला है कि पानी में शायद कोई गड़बड़ी नहीं थी, रिपोर्ट मुझे नहीं मिली है, लेकिन जैसा अधिकारियों ने बताया है
कि पानी का सैंपल जांच होकर के लैब से आ गया है और पानी ठीक है। हो सकता है परीक्षा का अंतिम दिन था, बच्चों ने कुछ बाहर में खा लिया होगा, मतलब वो डॉक्टर्स बता पाएंगे क्या कारण हुआ है लैब से जब रिपोर्ट आएगी, लेकिन बच्चों की स्थिति ठीक है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत हुआ। एईएस की पूर्व तैयारी को लेकर जिला अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। एईएस में जीरो डेथ को लेकर शुक्रवार को जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान एईएस से निपटने में हर विभाग के कर्तव्य और जिम्मेदारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर हेल्थ, आईसीडीएस और जीविका अपना 100% दे तो मुझे लगता है कि इस वर्ष भी चमकी से किसी बच्चे की मौत नहीं होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले ने जिस तरह चमकी के प्रहार को झेला है, ठीक उसी तरह इसे कम करने के निरंतर प्रयास भी किए हैं, तभी चमकी से मृत्यु दर 7% से 0% तक आ सका है। बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार एवं डीपीएम रेहान अशरफ द्वारा पीपीटी के माध्यम से तैयारियों का विस्तृत जानकारी दिया गया। बैठक के दौरान एसकेएमसीएच के डॉक्टर गोपाल शंकर सैनी ने बताया कि ऐसे तो साल भर चमकी के केस आते रहते हैं, पर जून के दौरान उष्णता के कारण इसकी संख्या तेजी से बढ़ती है। इस समय ये जानलेवा भी होता है। चमकी के लिए एसकेएमसीएच में मौजूद व्यवस्थाओं के बारे में बताते हुए डॉक्टर सैनी ने कहा कि पीको में अभी 100 बेड चमकी के लिए सुरक्षित हैं। मौजूदा समय में बिहार सरकार के आग्रह पर 15 बेड भाभा कैंसर अस्पताल को दे दी गई है। आवश्यकता पड़ने पर वो वापस ले ली जाएगी। ये एईएस को लेकर के एक बैठक हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले भी किया था और जो वास्तु स्थिति है उससे विभिन्न विभागों ने अवगत कराया था। आज जो पूरी जिला स्तर की समिति होती है, सारे विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे, उनके साथ डिटेल हम लोगों ने समीक्षा की है और सभी विभागों को अपनी तैयारी ससमय पूरा करने के लिए हम लोगों ने बताया है। और जो कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं, जैसे संध्या चौपाल होता है, जहां जिला पदाधिकारी सहित सारे पदाधिकारी गाँवों में जाते हैं जो एईएस प्रभावित रहे हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को समझाते हैं किस तरह से प्रिकॉशन लेना है। तो ये सारा जो है इमीडिएटली 15 मार्च के बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो एक प्रस्ताव हम लोगों ने पिछले बैठक में ही लिया था कि 2 पहिया वाहन से भी अगर कोई मरीज को लेकर के आता है, किसी बच्चे की अगर रात में या दूर दराज इलाके में तबीयत खराब होती है और 4 व्हीलर नहीं मिलता है, 2 पहिया वाहन लेके आते हैं, 2 पहिया वाहन से लेके आते हैं, तो उसमें भी हम लोग भुगतान करेंगे जो 400 से 1200 तक की जो भी राशि है, तो ये हम लोग इंश्योर कराएंगे। एम्बुलेंस वगैरह बिल्कुल तैयारी की अवस्था में रहेगा। पीकू बहुत सुंदर यहाँ बना हुआ है जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में है। इसके अतिरिक्त जितने अन्य संस्थान हैं, चाहे वो पंचायती राज विभाग के संस्थान हो या जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हो, सरपंच हो, वार्ड मेंबर हो, जिला परिषद के मेंबर हो, सब लोग अपने अपने दायित्वों से अवगत रहते हैं। उनको फिर हम लोग एक तरह से ट्रेनिंग दे करके, वर्कशॉप दे करके हम लोग उनको बता भी देंगे। और जैसे आपका सप्लाई डिपार्टमेंट के डीलर्स होते हैं या आईसीडीएस की सेविका सहायिका होती है, जीविका की दीदियां होती हैं, सबको अपने दायित्वों के बारे में समझाया जाएगा ताकि सब लोग इसमें बढ़ चढ़ करके कहीं अगर कोई सिचुएशन ऐसी उत्पन्न होती है तो उस पर इमीडिएट जो है सूचना हम लोगों को तक दें और जो भी बच्चा कोई बीमार होता है उसको नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचाए। इन सब चीज़ों को लेकर के बात हुई है और आगे भी हम लोग इसकी समीक्षा और हम लोगों की जो तैयारी है उसको और हम लोग जो है बेहतर करने का लगातार प्रयास करते रहेंगे। इस दिशा में हम लोगों की बैठकें भी होंगी और फील्ड में जो है भ्रमण भी होगा। सर, ये गाँव को गोद भी लिया गया था, तो क्या इस बार कुछ? इस बार भी होगा। जिला पदाधिकारी सहित सारे पदाधिकारी सब लोग जो है शनिवार को शाम में किसी न किसी गांव में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और फीडबैक जो है लोगों का प्राप्त करेंगे। एईएस के बारे में जागरूकता कार्यक्रम होगा। ये मार्च के 2nd वीक के बाद से जो है ये शुरू हो जाएगा। इसके लिए हम लोग की तैयारी चल रही है। पीडीएस दुकानदार भी जो है अपने दुकान के सामने एक छोटा सा फ्लैक्स लगाएंगे। ये पिछले साल भी उन्होंने किया था, जिसमें एईएस जेई को लेकर के जो प्रिकॉशन बरतना है उसके बारे में लिखा होगा। जो चमकी को धमकी का जो कार्यक्रम चलता है, और उनका दूसरा दायित्व होगा कि उनकी जो वाहन है, जो 2 पहिया 4 पहिया वाहन हो, अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो उनको उपलब्ध कराना है। और इसका भुगतान जो है हम लोग राज्य सरकार जो है करेगी। पिछले वर्षों में भी हुआ था, तो ये हम लोग इस वर्ष भी, इस बार हम लोगों ने बस 2 पहिया वाहन को भी ऐड किया है। अगर 4 पहिया वाहन नहीं मिलता है तो 2 व्हीलर से भी लेके आने पे वो भी हम लोग करेंगे। बाबा शक्तिनाथ महावीर मंदिर ट्रस्ट गठित होने के बाद नए सदस्यों का अभिनंदन किया गया।
शुक्रवार को गौशाला रोड स्थित बाबा शक्तिनाथ एंड महावीर मंदिर ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद आज प्रथम बैठक अभिनंदन के साथ प्रेस वार्ता का आयोजन मेहता कोठी में किया गया। बैठक और प्रेस वार्ता का आयोजन का मुख्य उद्देश्य मंदिर के रख रखाव एवं व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाने पर जोर दिया गया। अध्यक्ष अश्वनी खत्री ने 9 मनोनीत ट्रस्टी का अभिनंदन एवं स्वागत प्रमाण पत्र और अंगवस्त्र देकर किया। साथ ही सभी ट्रस्टी से आगे के कार्यों में भरपूर सहयोग की अपेक्षा की गई। शक्तिनाथ एंड महावीर मंदिर स्थित है, आप देख रहे हैं सामने भव्य मंदिर बना है। तो इसका एक ट्रस्ट है जो संचालन करता है। तो सत्र 2024-27 के लिए जो पुराने ट्रस्टी हैं वो तो हैं ही हैं, उनमें 6 ट्रस्टी और जोड़े गए हैं। टोटल संख्या 21 की गई है। मैं अश्वनी खत्री, मुझे सबने सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है सत्र 24 से 27 के लिए। और शंभू जी हैं, मैं विश्वेश्वर प्रसाद शंभू, पहले महासचिव थे, आज भी महासचिव हैं। और बब्बू जी हैं हमारे, राजीव लोचन कुमार, वो कोषाध्यक्ष के पद पे हैं। और जो आज पहली बैठक की गई है, अभिनंदन किया गया है, जो नए ट्रस्टी बने हैं उनका स्वागत किया गया है। इसके साथ हम लोगों ने विशिष्ट आमंत्रित सदस्य 9 की संख्या रखी है, जो ट्रस्टी तो नहीं लेकिन ट्रस्टी के तौर पर ही एक मेंबर रहेंगे, सदस्य रहेंगे और उनकी सहभागिता रहेगी मंदिर की। आज बाबा शक्तिनाथ एंड महावीर मंदिर ट्रस्ट की सत्र 2024-27 के लिए कार्यकारिणी की अभिनंदन समारोह आयोजित की गई और अभिनंदन के उपरांत आगामी शिवरात्रि की तैयारी पर एक छोटी संक्षिप्त चर्चा की गई और आगामी 3 तारीख को उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बाबा गरीबनाथ धाम पर जो शिवरात्रि का आयोजन होता है, आगामी दिनों में इस मंदिर से भी उसी प्रकार का आयोजन हो, हम लोग सभी सदस्य उसके लिए अग्रसर हैं। और शहर की दूसरी सबसे बड़ी शोभा यात्रा या दूसरी सबसे बड़ी आयोजन इस मंदिर पर करने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसे कर्मठ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ये भी हमारा संकल्प पूर्णतः पूरा होगा। और बाबा गरीबनाथ और बाबा शक्तिनाथ की कृपा से इस मंदिर के आसपास एक और भव्य निर्माण, बाबा सूर्य मंदिर का भी निर्माण की एक योजना बन रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शैक्षणिक मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय को बंद करवा दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई द्वारा शुक्रवार को शैक्षणिक मुद्दों पर बिहार विश्वविद्यालय में आंदोलन कर तालाबंदी किया। कुल सचिव द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार एवं गेस्ट टीचर की अवैध नियुक्ति के खिलाफ छात्र नेताओं में काफी रोष देखने को मिला। मुजफ्फरपुर महानगर जिला संयोजक मयंक मिश्रा ने कहा कि अभावी का स्पष्ट मानना है कि विश्वविद्यालय में लंबे समय से कार्यरत कई शीर्ष पदाधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, इसलिए उनका नैतिक एवं प्रशासनिक क्षमता का मूल्यांकन करते हुए जांच कराई जाए। जिला सह संयोजक रवि भूषण शुक्ला ने कहा कि सभी विभागों में 3 वर्ष से अधिक समय से पद पर स्थापित कर्मचारियों का अविलंब स्थानांतरण किया जाए एवं विश्वविद्यालय द्वारा सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी में किए जा रहे भुगतान एवं एजेंसी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड का वेतन भुगतान में अंतर देखा जा रहा है, इसकी जांच कराई जाए। बंद करें और रजिस्ट्रार के जो यहाँ पे विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के द्वारा जो तानाशाही, दलाली, टेंडर में अवैध रूप से टेंडर लेना देना और यह कर्मचारियों के अवैध जो नियुक्ति किए हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने उनके ऑफिस में ताला लगाया और पूरे विश्वविद्यालय में हम लोगों ने आंदोलन किया। तो आंदोलन करने के पश्चात कुलपति ने आज हम लोगों से वार्ता की और 27 तारीख का डेट दिए हैं, जिसमें विद्यार्थी परिषद के 5 डेलीगेट्स जाएंगे और वार्ता करेंगे। और कुलपति ने ऐसा भी बताया कि मैं अभी विश्वविद्यालय में नहीं आया हूँ, यहाँ के बारे में उतने अच्छे से मैं नहीं जानता। क्या कुछ बात आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विश्वविद्यालय बंद कराया गया है। कारण है कि वर्तमान जो कुल सचिव हैं, जो कि पूर्व में परीक्षा नियंत्रक थे, उन्होंने अपने पूर्व के कार्यकाल में भी व्याप्त धांधलियां की और अपनी निजी अवैध संपत्तियां खड़ा की। वर्तमान में भी व्याप्त गेस्ट टीचर की बहाली में भी उन्होंने धांधली की, पैसा की। वर्तमान में भी उनकी यही चाह रहे हैं, इस योजना से वो गेस्ट टीचर चाह रहे हैं और उसमें भी पैसा उठाने का काम करेंगे। उन्होंने जितने विश्वविद्यालय में काम करवाए, सभी कामें जो है पैसे करवाई है और सभी में अवैध तरीके से पैसे वसूली की है। उसने कहीं ठीक से काम नहीं हुआ है विषय में। उसके अलावा
वो अपनी विश्वविद्यालय की संपत्ति से, अवैध वसूली से, भ्रष्टाचार से, यहाँ से पैसे खड़े कर करके जो मिठनपुरा थाना की पुलिस ने सैकड़ों बाइक चोरी करने वाले शातिर चोर को चोरी की बाइक के साथ धर दबोचा। जिले के शातिर बाइक चोर गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है। सैकड़ों बाइक को नेपाल जाकर बेच चुका है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ शातिर अपराधी बाइक चोरी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने मिठनपुरा थाना क्षेत्र के शक्तिनाथ हनुमान मंदिर के समीप चोरी करते हुए एक शातिर को धर दबोचा है। गिरफ्तार अभियुक्त से 6 बाइक, 4 मोबाइल और मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। एएसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि गश्ती गाड़ी की पुलिसकर्मी को सूचना मिली कि कुछ अपराधी बाइक चोरी कर रहे हैं, जिसके बाद इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। इनसे पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि ये लोग ये काम 2 साल से कर रहे हैं। बाइक चोरी कर नेपाल में खपाया जाता है। दिनांक 23 फरवरी 2024 को मिठनपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिवागश्ती हमारी जा रही थी और उसी क्रम में हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी शक्तिनाथ हनुमान मंदिर के पीछे बाइक को चोरी कर रहे हैं और पहले से वो इस तरह का खरीद फरोख्त का व्यापार करते हैं बाइकों को लेकर। इस तरह की शिकायतें हमारे पास आती थी। उसी को संज्ञान में लेते हुए हमारी गश्ती बल के साथ हमारे पदाधिकारी गए और वहाँ पर उन्होंने पहुँचकर रंगे हाथ एक अपराधी को पकड़ा और बाद में पूछताछ के क्रम में हमें पता चला कि ये बड़ा गिरोह है जो बाइक चोरी करता है और फिर दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करता है। फिर आगे चल के वो नेपाल के रास्ते, नेपाल में वो बाइकें खपाई जाती हैं। तो पूछताछ के क्रम में हमने सारी इंक्वायरी की और सारी चीज़ें हमें पता चली, तो उसको लेकर आज का ये है। कहाँ इन लोग का तार जुड़ा हुआ, कैसे ऑपरेट करते हैं गैंग को लोग? इसमें कुछ व्यक्ति मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं, जो कुछ अपराधी हैं जिन पर पूर्व में भी केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें एक अभियुक्त है मनीष नाम से है, वो पहले रैकी करता है। रैकी के पश्चात उसका सहयोग करने के लिए एक भोला नाम का अभियुक्त है, वो उसके साथ जाता है। जाने के पश्चात वो फिर कॉल करता है कि बाइक उठा ली गई है। फिर वो नेक्स्ट व्यक्ति को ट्रांसफ़र करता है जो नेपाल के जो गैंग के जो सदस्य हैं उनको जानता है। फिर वो मुजफ्फरपुर आते हैं नेपाल के व्यक्ति, वो उस गाड़ी को यहाँ से ले जाते हैं बॉर्डर से और फिर बाद में बाइक पूछताछ के क्रम में पता चला कि नेपाल के रास्ते नेपाल में बेच दी जाती हैं ज़्यादातर बाइक। अब तक कुल कितने गाड़ी का खरीद बिक्री कर चुके हैं बाहर? एग्जैक्ट डाटा तो बताना मुश्किल है, लेकिन इंटरोगेशन में उन्होंने बताया कि हम करीबन 2 साल से काम कर रहे हैं। विशेषकर जो मनीष है उसने बताया है कि 2 साल से कर रहे हैं। तो हम पूछे तो उन्होंने मोटा बताया कि 300 के आसपास हम अब तक बाइक चोरी कर चुके हैं। कीमत सर क्या लगाता है बाइक का, कुछ बताया ये लोग? कीमत वो अपने हिसाब से लगाते हैं, जितना लग जाए 15,000 20,000 में, जो भी कस्टमर उनको जैसा मिल जाए उस हिसाब से। चोरी की बाइकें चूँकि बहुत महंगे दामों में तो बिकेंगी नहीं, वो तो बहुत कम दामों में जाती हैं, तो उसको खरीदने वाला भी एक तरह से अपराधी हुआ कि उसको पता है कि चोरी की प्रॉपर्टी है, इसको क्यों खरीदना है। तो अभी जो हमने जब्त की थी उसमें 6 बाइक जब्त की हैं, उसमें 4 मोबाइल जब्त किए हैं और 25 पुड़िया हमने इसमें किन लोगों से जब्त की हैं। इसमें सर मेन कौन है? मुख्य अपराधी इसमें मनीष इसमें मुख्य अपराधी है, जो पूरी साजिश रचता है। और दूसरा राजू है जो नेपाल से है, जो पूर्व में मुंबई में भी काम कर चुका है, वहाँ पर भी वो बाइक उठा चुका है। विभिन्न थानों में इन पर कई केस दर्ज हैं और कुछ पे तो आर्म्स एक्ट में भी केस दर्ज हैं दूसरे जिलों में और दूसरे राज्यों में। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9349000888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40%
तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आगे की खबरों की ओर। अधिवक्ता एसके झा ने LIC के मृत एजेंट की पत्नी को बीमा की राशि दिलवाई। मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने मृतक अभिकर्ता की पत्नी को आयोग की पहल से बीमा राशि दिलाई। मृतक अविनाश LIC में अभिकर्ता के रूप में 21 अक्टूबर 2008 से कार्य कर रहा था, जिनकी बीमारी से 12 दिसंबर 2016 को मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक की पत्नी रेखा कुमारी को इनकी बीमा राशि नहीं दी जा रही थी। बीते 8 वर्षों से रेखा अपने पति के बीमा की राशि के लिए भाग दौड़ कर काफी परेशान थी। अंततः 2 जनवरी 2023 को मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता आयोग में केस दर्ज कराया, जिसके बाद उपभोक्ता आयोग की पहल पर LIC ने मृतक अभिकर्ता की पत्नी रेखा कुमारी को 5 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया। वहीं पति के मौत के इतने दिनों बाद बीमा राशि से रेखा कुमारी ने विलंब के ब्याज की भी मांग की। जिला उपभोक्ता आयोग के अधिवक्ता डॉक्टर SK झा ने बताया कि मृतक अभिकर्ता के बीमा राशि में जब इतनी परेशानी हो रही थी तो आम उपभोक्ता काफी ज्यादा परेशान होते होंगे। फिलहाल परिवादी रेखा कुमारी को जिला उपभोक्ता आयोग के निर्देश पर LIC ने 5 लाख रुपए की राशि का चेक दिया है, लेकिन इतना विलंब के ब्याज पर आयोग गंभीर है, जिस पर फैसला सुरक्षित है। मामला यह है कि एक LIC के एक एजेंट थे मोतिहारी के रहने वाले, उनका देहांत आज से 7-8 वर्ष पहले हो गया, लेकिन LIC के द्वारा उनका जो ग्रुप इंश्योरेंस का जो पैसा था वह पैसा उनकी पत्नी को नहीं मिल रहा था, जो पत्नी उनकी नॉमिनी थी। इसके बाद में हम लोग लीगल नोटिस वगैरह भेजे, लेकिन उनके यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो हम लोग जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर के समक्ष हम लोगों ने पिटीशन फाइल किया, जिसके आलोक में जब जिला उपभोक्ता आयोग काफ़ी अपना हार्ड स्टेप ली, उसके बाद LIC ने अपनी गलती को स्वीकार किए और वह बैक फुट पर आ गए और उसके बाद में उन्होंने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा उन्होंने आ करके ऑनरेबल कमीशन के समक्ष जमा करा दिए और पीड़ित परिवार के जो विडो हैं, नॉमिनी हैं, उनको जो है 5 लाख रुपए का पैसा का भुगतान हो गया। और कोर्ट में जो अगली सुनवाई होगी, उस सुनवाई में उसको मुआवजा क्या राशि तय करना है वो कोर्ट अपना डिसाइड करेगी। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा ने सहारा पोर्टल से भुगतान कराने को लेकर बैठक की। सहारा पोर्टल और सहारा से संपूर्ण भुगतान के लिए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आगामी 26 फरवरी को पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। अगर इससे भी सहारा निवेशकों को भुगतान नहीं हुआ तो आने वाले लोकसभा चुनाव में मोर्चा भाजपा का विरोध करेगी। इसकी जानकारी शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान देते हुए मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि मोर्चा पहले भी निवेशकों के भुगतान के लिए आंदोलन कर चुकी है। बिहार में इसका आगाज हो चुका है। अब वह पूरे देश में एक बार राष्ट्रीय लेवल पर इसके खिलाफ आंदोलन करने जा रही है। अगर सरकार तब भी मांगे नहीं मानती
तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ेगा। संघर्ष न्याय मोर्चा की आज पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा था। उसी के क्रम में हम सभी लोग प्रदेश अध्यक्ष के साथ, मोहित कुमार जी के साथ आज मुजफ्फरपुर में है। 26 तारीख को हम सभी लोगों ने ये तय किया है कि भारत बंद का अभियान होगा, जिसमें बिहार अपनी बड़ी भूमिका के साथ चक्का जाम और रेल रोको अभियान करेगी, क्योंकि देश के 13 करोड़ निवेशक हैं और देश के रक्षा मंत्री जाके प्रबंधन तंत्र के साथ बैठ करके इंटरनल बात करते नजर आते हैं, लेकिन देश के निवेशकों के पैसे के रास्ते नहीं खोलते नजर आते हैं। इतने सारे आंदोलन और इतनी बड़ी घोषणा करने के बाद भी अमित शाह के ये लालीपाप की स्थिति होकर के देश के लोगों में 4000 लोगों की जान ले लिए। जान के बदले में ये भुगतान नहीं दे रहे हैं, निरंतर जान पे जान चली जा रही है। लेकिन सरकार जिसकी जिम्मेदारी है नैतिक कि वो प्रत्येक वर्ग की सुरक्षा और उसके भ्रष्टाचारों के खिलाफ किए गए कार्यवाहियों पर कड़ा एक्शन ले, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार त्वरित संज्ञान लेकर के देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते खोलने में मध्यस्थता करने का काम करे। नहीं कर रही है। इस नाते हम सभी लोगों ने तय कर दिया है कि अब हर राज्य में, बिहार सहित, बिहार बहुत तेजी से आंदोलन कर रहा है, पूरी टीम बधाई के साथ लगी हुई है, मुजफ्फरपुर के लोग भी तैयारी कर रहे हैं और हर राज्यों में चक्का जाम और रेल रोको का अभियान शुरू कर दिए हैं। अगर सरकारें नहीं मानेंगी तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र लगातार ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा देश के तमाम शोषित पीड़ित निवेशकों को लेकर के सरकार से मांग कर रही है। चाहे ये मांग जिले स्थानीय तरह से स्थानीय जिला प्रशासन से लेकर के राज्य के मुखिया से लेकर के केंद्र तक हम लगातार गुहार कर रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर में बिहार की धरती से राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये आह्वान किया जा रहा है कि आगामी 26 फरवरी को लेकर के पूरे भारत में देश के तमाम शोषित पीड़ितों को लेकर के न्याय की गुहार लगा रही है। अगर सरकार इसको जल्द संज्ञान नहीं लेती है तो आगामी 2024 के चुनाव को लेकर के बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि बिहार क्रांति की जननी है और बिहार ने इतिहास के पन्नों में कई बार अपने आंदोलन से परिणाम के स्वरूप में सत्ता का परिवर्तन किया। ये देश की बहुत बड़ा समूह है, जनसैलाब है। देश के तमाम किसान आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से हुई किसान की मौत पर संयुक्त किसान मोर्चा ने मृत किसान को श्रद्धांजलि दी। किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली जाने से रोकने के दरमियान पुलिस की गोली से एक किसान की मौत के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा एवं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के अखिल भारतीय आह्वान पर शुक्रवार को AIKMS एवं AIUTUC ने काला दिवस मनाते हुए कल्याणी चौक पर शहीद वेदी पर माल्यार्पण कर शहीद किसान शुभकरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। माल्यार्पण के बाद ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राज्य सचिव लाल बाबू महतो ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2 साल पहले 700 किसानों ने अपनी कुर्बानी के बल पर किसान विरोधी 3 काले कानून वापस करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को बाध्य किया, परंतु केंद्र सरकार ने अन्य वादा MSP गारंटी का कानून बनाने, किसानों पर किए गए मुकदमे वापस लेने, शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा देने, जन विरोधी बिजली बिल 2020 को रद्द करने आदि मांगे अभी तक पूरी नहीं की। सरकार चाहे जितना भी दमन कर ले, किसान अपनी शहादत देकर अपनी मांगों को अर्जित कर रहेंगे। इस सभा के माध्यम से शहीद किसान शुभकरण सिंह के परिजन को 1 करोड़ रुपया का मुआवजा देने एवं उनकी मौत के लिए जिम्मेदार मानते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के गृह मंत्री पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। आज हम लोग ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से जो दिल्ली के बॉर्डर पर, हरियाणा के में बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन का केंद्र सरकार पूरी ताकत से दमन कर रही है। आज से 2 साल पहले ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ, उसमें केंद्र सरकार ने वार्ता किया, उसमें उसने वादा किया कि हम किसानों को MSP का कानूनी दर्जा देंगे, लेकिन आज तक वो वायदा पूरा नहीं किया। इसके साथ और भी कई वायदा था, आज वो सब वायदा अभी तक नहीं पूरा किया। पुनः किसान आंदोलन कर रहे हैं, उस मांग को किसान याद दिला दे रहे हैं केंद्र सरकार से कि उसको पूरा करो, लेकिन उसको पूरा करने की बजाय वो किसान आंदोलन का दमन कर रही है, रास्तों में कील बिछा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, लाठी चला रही है, जिससे एक किसान, युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत हो चुकी है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं
और इसके लिए जिम्मेवार केंद्र का। अखिल भारतीय रजक महासंघ सिकंदरपुर धोबी घाट पर संत गाडगे महाराज की जयंती समारोह आयोजित की। संत गाडगे सेवा परिषद एवं अखिल भारतीय रजक महासभा के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को सिकंदरपुर धोबी घाट में संत गाडगे महाराज की 148वीं जयंती समारोह आयोजित की गई। सर्वप्रथम उपस्थित लोगों ने संत गाडगे महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर परिषद के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र रजक ने कहा कि आज ही के दिन 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अंजन गांव सुरजी तालुका के शेटगांव ग्राम में गाडगे जी का जन्म हुआ। बाबा सामाजिक शिक्षक व समाज सुधारक व्यक्ति थे। अपने संदेश में संत गाडगे बाबा ने कहा, शिक्षा हर किसी के लिए अति आवश्यक है। यदि खाने की थाली बेचनी पड़े तो बेचकर शिक्षा ग्रहण करो। समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए 21 शिक्षण संस्थानों तथा 100 से अधिक अन्य संस्थानों की स्थापना की। जब भी किसी गांव में जाते हैं वहां की गंदगी देख खुद साफ सफाई करने लग जाते। गांव वाले इनके कार्य से खुश होकर कुछ पैसे दे देते और इन पैसों से बाबा अनेक सामाजिक कार्य गांव में स्कूल, अस्पताल, धर्मशालाएं, गौशालाएं तथा छात्रावासों का निर्माण कराया। हम लोगों ने रजक समाज में जन्मे संत शिरोमणि संत गाडगे जी महाराज के 148वां जयंती समारोह स्थानीय सिकंदरपुर धोबी घाट जो संत गाडगे जी के आदमकद बना हुआ प्रतिमा के समक्ष आज हम लोग मना रहे हैं। इनकी कीर्ति को हम अपने समाज ही नहीं अब तो पूरे देश के हर समाज के लोगों के लिए जयंती के माध्यम से इनके द्वारा जो की गई कीर्ति को हम लोग बताने का काम करते हैं। हमारे संत गाडगे जी उस जमाने में आज से 148 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले जिसकी कल्पना स्वच्छता के लिए आज भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य नेता आज परिकल्पना करते हैं। और सबसे बड़ी उनकी कीर्ति थी, उनकी 3 गाना था कि हमें सबसे पहले हमारे समाज में जो मरते थे उस समय बहुत लोग उन लोगों ने गहन अध्ययन के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे समाज में स्वच्छता सबसे बड़ी आपकी पूंजी है। इसलिए सभी को अपने गाने के माध्यम से बतलाने के काम किया। दूसरा उनकी एक सोच थी। उस खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।